जय हिंद स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। हम वेव नेचर ही पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। हम देखेंगे कि लाइट के पास ना सिर्फ वेव बल्कि पार्टिकल नेचर भी होता है। तो बिना अपना टाइम खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो आज का हमारा टॉपिक है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। मतलब क्या है, लाइट जो है वो वेव नेचर भी रखती है और वो पार्टिकल नेचर भी रखती है। पहले तो बात करते हैं वेव नेचर। ये मतलब क्या है वेव नेचर का? ठीक है, वेव नेचर मतलब क्या? ऐसे ऐसे खाली वही वेव है, मतलब समझे क्या इसको? कैसे समझे हम इसको? कहने का मतलब क्या है वेव का? तो देखिए, मैं यहां पर वेव और पार्टिकल दोनों को कंपेयर करूंगा। ठीक है, हमने यहां पर कोई बॉल रख दी है और ये मैं मानकर चल रहा हूं ये 10 मीटर की हाइट पर ये बॉल रखी गई है, यहां भी और यहां भी 10 मीटर की हाइट पर है ये। ठीक है, अब ये जो बॉल हमारे पास है ये नीचे की तरफ आएगी, मतलब बिल्कुल जमीन पर 0 मीटर पे पहुंचाना हमें इसको। तो कहता है कि अगर ऐसा हो कि ये कुछ फाइनाइट स्टेप्स में नीचे की तरफ आए। फाइनाइट स्टेप्स का मतलब क्या है? जैसे अब ये मानकर चलिए कि इस तरह से जो बॉल है हमारे पास वो ऐसे आती है कि पहले वो 10 मीटर की हाइट पर है, वो यहां से आगे बढ़ेगी और ये मैंने 2 के गैप पे बनाया हुआ है। 8 6 4 10 8 6 4, ये एक गैप और आएगा हमारे। अब ठीक है, तो यहां से जो है ये पहले यहां पे आएगी, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे और फिर ये जमीन पे आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो ये लगातार 10 मीटर की हाइट, फिर 8 मीटर की हाइट, 6 4 2 और 0। तो इसने कुछ स्टेप्स लिए हैं। इसने क्या कुछ स्टेप्स लिए? फाइनाइट स्टेप्स लिए। 5 स्टेप्स में क्या है, ये नीचे पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ये कैसे कैसे गई है? 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2 और 2 से 0। तो यहां पर मेरे पास है फाइनाइट स्टेप्स, फाइनाइट। ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पर क्या था? इस तरह से यहां पे हमारे पास बॉल थी, लेकिन बॉल हमारे पास आई कैसे है? नीचे बॉल ऐसे आई। अब यहां पर अगर आप देखें, अगर आप यहां पे देखें तो यहां ऑल पॉसिबल वैल्यूज है। ऑल पॉसिबल वैल्यूज का मतलब क्या है कि जो हमारे पास बॉल है वो 10 से आपका 10.9999 सॉरी 9.999 9.9998 9, मतलब जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं उन सारी वैल्यूज से गुजरते हुए वो यहां तक पहुंचती है। अगर मैं किन्हीं 2 नंबर की भी बात करूं तो किन्हीं 2 नंबर के बीच में क्या इनफाइनाइट वैल्यूज होती है। जैसे कि मैं कहूं कि 0 और 1 के बीच में कितनी वैल्यूज आ सकती हैं भाई? 0.00000 एंड में 1 लगा दिया, 0.0000 ऐसे 2 लगा दिया, ऐसे क्या इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती हैं। तो इसने कितने स्टेप्स लिए? इसलिए इनफाइनाइट स्टेप्स लिए हैं। यहां पर लिए गए हैं इनफाइनाइट स्टेप्स, या कहूं मैं ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ऑल पॉसिबल वैल्यूज से गुजरी है। तो ये होता है वेव करैक्टर। ये होता है वेव करैक्टर। मतलब वेव में एक तरह से कहूं कि अनसर्टेनिटी होती है, जबकि जो पार्टिकल करैक्टर होता है वो हो जाता क्वांटाइजेशन की तरफ। मतलब एक फिक्स वैल्यू या किसी फिक्स वैल्यू का मल्टीपल, उसका इंटीजर मल्टीपल, उसका 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना, इस तरह से। ठीक है, तो जो जहां पर अनसर्टेनिटी है वहां पे वेव की बात, और जहां पर चीज सर्टेन हो जाएगी, फाइनाइट हो जाएगी, मतलब क्या है? वो आपका पार्टिकल की बात है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं
उनकी स्टडी की जा रही थी। तो ये होती क्या है, देखो वेव जो है, वेव एक तरह से होता है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का एक तरीका होता है विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। मैटर उसमें ट्रांसफर नहीं होता है। दो तरह की आपकी वेव्स होती हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एक होती है ट्रांसवर्स वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारे ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है। हम इसके बारे में स्टडी करें। जैसे आप ड्रम बजाते हैं जब, तो ड्रम से जो है, ड्रम वो क्या है, जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं उनको धक्का लगाता है, तो उसमें क्या हो, कंप्रेस होता है, वो कंप्रेस होते फिर रेयर फ्रैक्शन होता है, इस तरह से क्या है वो आपके कानों तक पहुंचता है। तो इस तरह की वेव्स जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं। ठीक है, तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो भी इसी तरह से अपने सोर्स से निकलती और टारगेट तक पहुंचती है। खैर इसके बारे में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दो टाइप की होती है, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव होती है। पार्टिकल जो होता है ना, वो क्या होता है, उसमें मोमेंटम ट्रांसफर होता है। इसमें क्या है, मैटर ट्रांसफर नहीं हुआ तो अपने मोमेंटम को ट्रांसफर नहीं कर सकती। जैसे मान लो यहां पर कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, एक वेव आती है कोई चीज जिसके पास पूरी तरह से वेव करैक्टर है। जब वेव इससे टकराएगी तो वेव इसको आगे धकेल नहीं सकती। धकेलेगी तो क्या है, वो अपना मोमेंटम ट्रांसफर करे। मोमेंटम के लिए क्या चीज जरूरी है, मास का होना। देखो मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, mv। मैं लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूं यहां पे। mv क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। तो मास है ना उसके अंदर, तो जो मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है कोई भी, मतलब उसके अंदर मास होगा। और अगर मोमेंटम ट्रांसफर नहीं हो पा रहा तो उसे क्या मान के चलते हैं, मास लेस मानकर चलते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्टडी चल रही थी, तो वहां से कुछ एक पॉइंट्स निकले। देखिए, जैसे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शो रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन शो करती है। जैसे ये कोई सरफेस है, ठीक है, इस पे कोई लाइट गिरती है, लाइट इस पर गिरी, ठीक है, ये थोड़ा लाइट इस पर गिरती है, ऐसे लाइट गिरी और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली गई। ठीक है, तो अगर मैं इसकी सरफेस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूं तो यहां पर जो एंगल आता है ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। मतलब जब जिस एंगल से ये रे इस पे टकराई है, और ये आपका हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कितने एंगल से वो रिफ्लेक्ट होके चली गई है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन शो करती है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन और दोनों एंगल क्या इसमें बराबर आते हैं, ये इसमें देखा गया है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी ये शो करती है। दूसरा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शो रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन भी शो करती है। जैसे कि अब मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास था कोई, ठीक है, इसी में मैं लेके चल रहा हूं कोई ग्लास, तो हमारे पास ये रे आई। अब जैसे ही इसमें से आती है, अब देखो बाहर की तरफ एयर था और ये क्या, ये ग्लास है। ये मैंने क्या बोला है कि हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये हमारे पास ग्लास है। ठीक है ना, ये मैं ग्लास मान के चल रहा हूं अपने पास। तो जैसे इसके अंदर ये एंटर करती है तो हमें तो उम्मीद थी कि ऐसे आगे आगे जाएगी, आगे आगे इसी एंगल पे, लेकिन क्या होती, थोड़ा सा इस तरफ मुड़ जाती है, ऐसे ये नॉर्मल की तरफ ही थोड़ा सा आ जाती है। नॉर्मल मतलब और कुछ नहीं, परपेंडिकुलर है इसका मतलब। कभी सोचो मैं क्या बोल रहा हूं ये। ठीक है, तो ये इस तरफ, तो जो हमें उम्मीद थी कि ये यहां पे जाएगी, इस एंगल से ऐसे नहीं जाती है। तो इसका जो एंगल होता है, जो रिफ्रैक्शन का एंगल है, जो इसका रिफ्रैक्शन का एंगल है, ये एंगल इंसिडेंट वाले एंगल से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब जो ये वाला, मैं इसको बड़े वाले आर से शो कर देता हूं, ठीक है ना। तो आई और आर तो क्या था, मतलब आई और आर एंगल क्या बराबर है, लेकिन जो आपका कैपिटल आर है वो वाला एंगल, ये एंगल का साइन है, इसको ग्रेटर देन मत समझ लेना आप लोग, ठीक है ना। ये ग्रेटर देन का साइन नहीं है, ये एंगल का साइन है। ये जो था
ये इन दोनों के मुकाबले क्या हो गया, छोटा, मतलब ये दोनों क्या है इसके मुकाबले, ग्रेटर हैं। ये एंगल क्या है इसके मुकाबले, ग्रेटर है, ऐसे। ठीक, अब जैसे ही ये आगे जाएगी, मतलब अभी क्या हुआ, ये आई थी आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, मतलब कम डेंसिटी वाले मीडियम, मतलब एयर से ग्लास में। अब ग्लास से जब दोबारा जाएगी आपकी एयर में तो क्या होगा, तो देखो यहां पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं इसकी सरफेस पे। ठीक है, तब इस एंगल से आई है ये, अब इसके मुकाबले क्या होगा, ये एंगल इसका बढ़ जाएगा, ये नॉर्मल से दूर जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से इसका थोड़ा सा किसी डेंसर मीडियम में जाके नॉर्मल की तरफ आ जाना, या कहूं रेयर मीडियम में जाके नॉर्मल से दूर चले जाना, ये क्या कहलाता है इसका, रिफ्रैक्शन। तो ये वेव की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, इसके अलावा ये शो करते हैं आपके रेयर फ्रैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शो रेयर फ्रैक्शन। अब ये रेयर फ्रैक्शन क्या है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे इसके किनारे से या इसके एज को टच करके निकलेगी, तो वहां से क्या होती है, वो मुड़ जाती है, वो वहां से क्या होती है, मुड़ जाती है। इसे बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, इसे बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। ये जो प्रॉपर्टीज है तीनों, ये शो की जाती है वेव के द्वारा। तो यहां से पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उनके पास कैसा नेचर है, उनके पास है वेव नेचर, उनके पास है वेव नेचर। और इसके वेव नेचर के अकॉर्डिंग ही इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन जैसे जो फिनोमिना थे वो एक्सप्लेन किए गए थे। ये पढ़ेंगे, ये आप लोग फिजिक्स में बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, आगे हम केमिस्ट्री में भी इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में बातें। ठीक है, तो ये सारा जो है किसके द्वारा डिस्कस किया जाता है, वेव नेचर के द्वारा एक्सप्लेन किया गया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास क्या है, ये वेव नेचर होता है। अब पार्टिकल नेचर कैसे पता चला, पार्टिकल नेचर कैसे पता चला, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, एक होता है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है भाई, ये क्या है, इसके बारे में अभी आगे टॉपिक पढ़ेंगे डिटेल में। अभी यहां पे हल्का सा इसके बारे में आपको बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि है क्या। तो ये जो था ये इसके पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है, ये क्या करता है, इसके पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है। तो मैं बात करूंगा थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कि ये क्या होता है। चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स देखो, अब हम लोग बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ये अभी मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटेल में नहीं लूंगा, अभी तो खाली ये टर्म आई है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, फिर अलग से पूरा टॉपिक है उधर इसको डिस्कस करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, जैसे हमारे पास ये कोई सरफेस है मेटल की बनी हुई, कोई हमने सरफेस ली है किसी मेटल की बनी हुई, जैसे कि हम यहाँ पे सोडियम लेके चल रहे हैं, हम यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, सोडियम मेटल। मतलब हम ऐसी मेटल लेकर चलेंगे जिसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी हो वो लो हो। ठीक है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ा सा आगे देखें, बात करेंगे इसकी, और हो सकता है आप इसको पढ़ भी चुके हो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में। वैसे होती क्या है, कोई हमारे पास मेटल है या कोई भी एलिमेंट है, उसका जो मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है उसको वहां से निकालकर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेकर जाते हैं। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगती है उसे बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। और डिपेंड करता हम एक मोल एटम की बात करें या एक एटम की बात करें, उसके हिसाब से इसकी यूनिट जो थोड़ा चेंज हो जाती है। अब चलते हैं आगे। अब देखो है क्या, तो इसमें क्या है, सारे के सारे एटम किसके होंगे, सोडियम के। इस पे सारे के सारे एटम भी किसके होंगे, सोडियम के। सोडियम का ही हमने ये मेटल लिया है, तो इस तरह इसमें सोडियम के ही मेटल के एटम में सारे के सारे, बीच में न्यूक्लियस आ गया, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स आगे जो ग्रीन कलर से मैं शो कर रहा हूं थोड़ा थोड़ा, तो होता क्या है, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पर गिरती है, वो इस पर आती है और इसके साथ ऐसे, अभी तक तो वेव मान के चल रहे थे ना वो, तो कि वेव है, तो ये इस पे आई तो हुआ क्या, उसने यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल, ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बनता है ना, इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक
करंट। और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन इसकी सरफेस से बाहर निकला है, इसे बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। इसे बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। तो देखो होता क्या है, लाइट इस पे गिरी और उसने क्या किया, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। अब एक चीज को समझो, इलेक्ट्रॉन तो मास होता है ना, मास है। अगर किसी चीज में मास है, आप वो अपनी सरफेस पर था, वो सरफेस पे ही है, ठीक है ना। अगर वो कोई चीज मास रखती है और कोई उसको वहां से डिस्प्लेस कर दे अपनी जगह से, तो तभी तो कर सकता है जब कोई ऐसी चीज इसके साथ टकराए जिसमें खुद भी क्या हो, मास हो, जिसके अंदर खुद भी क्या हो, मास हो। ये पार्टिकल नेचर को शो करता है। ये बिहेवियर किसका होता है, पार्टिकल नेचर का होता है, ठीक है, कि वो मोमेंटम ट्रांसफर कर सकता है। ठीक, एक मार्बल है, रुका हुआ है, यहां से एक मार्बल आया तेजी से और इससे टकरा के इसने अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफर किया, खुद स्लो हो गया, इसको क्या कर दिया, तेज कर दिया, इसको एक्सेलरेट करवा दिया, ठीक है। तो इस तरह से, या फिर मान लो धीरे धीरे चल रहा था, उससे टकराया, इसको एक्सेलरेट कर दिया। तो इस तरह से जो है ये बिहेवियर होता है पार्टिकल नेचर का। तो यहां से पता चला कि भाई इसके पास तो क्या है, इसके पास तो पार्टिकल नेचर है, क्योंकि इसने इस इलेक्ट्रॉन को क्या मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया। यहां पे क्या हुआ है, मोमेंटम गेट ट्रांसफर फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू इलेक्ट्रॉन, विच शो पार्टिकल नेचर या पार्टिकल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहां से पता चला कि भाई तो पार्टिकल नेचर भी रखती है, ठीक है। तो जिस तरह से इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वेव नेचर के जरिए एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक इसी तरह से जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और जो ब्लैक बॉडी फिनोमिना है, इन दोनों को भी क्या है, इनको पार्टिकल नेचर, कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास क्या है, इनके पास पार्टिकल नेचर होता है, पार्टिकल बिहेवियर। इस बेस पर इनको एक्सप्लेन किया जाता है इन दोनों को। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि कहीं कहीं पर तो अपनी सुविधा के अनुसार हम ये मानकर चलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास क्या है, वेव नेचर है, और कहीं कहीं पर क्या मान के चलते हैं कि इनके पास क्या है, पार्टिकल नेचर है। इसमें थोड़ा सा और डेप्थ में जाके देखो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अगर मैं सनलाइट की बात करूं, सनलाइट की बात, जहां पे हम फोटोन की बात करते हैं, फोटोन, तो फोटोन के पास अगर वेव नेचर है तो मैं क्या मानूंगा कि उनके पास मास नहीं होता, वो मोमेंटम ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो वहां पे मैं क्या मान के चल रहा हूं कि वो मासलेस होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इस तरह के फिनोमिना एक्सप्लेन करने हैं जहां पे लाइट गिर रही है और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर रही है, तो वहां पे मुझे क्या मान के चलना पड़ेगा कि फोटोन के पास क्या है, मास होता है। इसलिए हम कई बार बोलते हैं नेग्लिजिबल मास होता है। तो कहने का मतलब यह कि साइंस वास्तव में अभी तक ये नहीं समझ पाई है कि फोटोन वास्तव में मास लेस है या उसके पास मास है। कि कुछ केसेस में तो आप मास लेस मानते हो तब आप एक्सप्लेन कर पाते हो चीजों को, और कुछ में आप ये मान के चलते हो कि नहीं इसमें मास है तो एक्सप्लेन, तो कुछ में मास लेस है तब एक्सप्लेन हो रहा है और कुछ में मास है तब एक्सप्लेन हो रहा है। तो हमें खुद अभी तक ये चीज कंफर्म नहीं है कि हम फोटोन को किस तरह से ट्रीट करें, कि वो मास लेस है या उसमें मास है। तो ये अब चलते हैं इसके आगे की तरफ। तो हमने अभी तक जो बात की फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात की। अब यहीं पर प्लैंक नाम का जो साइंटिस्ट था, उसी ने ये सारी चीजें की। उसने फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दी इन सब चीजों के आधार पे, जो उसका पार्टिकल नेचर है, जो पार्टिकल नेचर है, इसके आधार पर उसने क्या दी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? पॉइंट नंबर 1, उसने पहली बात तो ये बोला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी मैंने करवाई थी ना, उसमें वेव नेचर मान के चल रहे थे, तो उसका मतलब क्या था कि वो कॉन्टिन्यूस है, उसमें कोई गैप नहीं, लगातार निकलती रहती है ऐसे, ठीक है। तो इसने क्या माना, इसने माना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर डिसकॉन्टिन्यूस इन नेचर। मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस है, इन विच
in which energy is distributed in the form of small packets of energy called quanta. Called क्वांटा. सिंगुलर है, प्लूरल होता है इसको क्वांटम. ठीक है, तो उसने बोला कि एनर्जी डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, जिसमें छोटी छोटी एनर्जी के पैकेट्स होते हैं और वो उस वेव में पूरे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. सेकंड पॉइंट उसने बोला एनर्जी ऑफ वन क्वांटा इज गिवन बाय E इज इक्वल्स टू एच न्यू. क्या यूं कह दो, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू. मतलब कहने का यह है कि एनर्जी ऑफ क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. ठीक है, इसका मतलब समझाऊंगा मैं. ये जो होता है, जो बीच में मैंने एक साइन दिखा दिया है, इसको हटा के लगाते हैं H. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है. मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समझा दिया था आपको. ठीक है, H, इस H को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट. इसे बोला जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट. तो H की जो वैल्यू होती है, अगर मैं H की वैल्यू की बात करूं तो H की वैल्यू होती है 6.626 10 की पावर -34 जूल सेकेंड. ठीक है, आप चाहो तो इस अर्ग में भी कन्वर्ट कर सकते हो. 1 जूल क्या होता है आपका 10 की पावर 7 अर्ग. तो ये बन जाएगा H इज इक्वल्स टू 6.626 10 की पावर -27 अर्ग सेकेंड. ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है. इसके अलावा आप इसे बोल सकते हो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ये भी आप इसको बोल सकते हो. ठीक है, ये भी इसकी यूनिट होती है. अब चलते हैं आगे. देखिए, तीसरा पॉइंट इसने क्या बोला, कोई सोर्स है, उसने कितनी एनर्जी एमिट की है, या किसी टारगेट ने, किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है, उसे हम कैसे निकाल सकते हैं कि क्वांटा की फॉर्म में एनर्जी जाती है. तो जो एक क्वांटा की एनर्जी है उसको मल्टीप्लाई कर दो कि उस बॉडी ने कितने नंबर ऑफ क्वांटा बाहर निकाले हैं या कितने नंबर ऑफ क्वांटा उसने एब्जॉर्ब किए हैं. ठीक है, तो क्या कहने का मतलब है इसका, कहने का मतलब ये कि एनर्जी emitted by a source or absorbed by a target is integer multiple of energy of one quanta. मतलब ये अब जो E यहां पर है, ये E क्या है, टोटल एनर्जी. अब वो चाहे एब्जॉर्ब की हो चाहे वो एमिट की हो. H न्यू क्या हो जाएगा आपका, एनर्जी ऑफ वन क्वांटा. और N क्या हो जाएगा, N है कोई इंटीजर मल्टीपल. N की वैल्यू 1, 2, 3 ऐसे हो सकती है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती. 1/2, 2/3 ऐसी नहीं हो सकती. मतलब क्या, ये भी क्वांटाइज्ड होती है. क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, डेफिनेट वैल्यू आएगी इसकी, एक फिक्स वैल्यू आएगी. और जहां पे फाइनाइट वैल्यू आती है, मतलब जहां पे एक फिक्स वैल्यू आती है, वो चीज क्या शो करती है, आपके पार्टिकल नेचर को शो करती है. अब इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते, जो यहाँ पे इसने बातें बोली है इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते. देखिए तो स्टूडेंट्स, ये तो ब्लैक बॉडी से निकलने वाले रेडिएशन की स्टडी की प्लैंक ने और ये सारे पॉइंट बताए. अब देखिए इसके बाद जो ये पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे कि जैसे ये हमारे पास कोई सोर्स है, ये कोई हमारे पास सोर्स है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो है ना, मर्जी आप चाहे IR लेके चलो, विजिबल लेके चलो, इंफ्रा लेके चलो, कॉस्मिक लेके चलो, कोई भी, मैं किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहा हूं यहां पे. ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहां से निकलेगी, ये है उसका सोर्स, और ये है एक टारगेट. ये हमारे पास है टारगेट जहां तक कि इसको पहुंचना है. ठीक है, ये है हमारे पास टारगेट. तो यहां में दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उनके बारे में बात करूंगा और समझाऊंगा कि वहां पर जो वेव थी उसको ये यहां पर क्या बोलना चाह रहा है. सोर्स, टारगेट, यहां से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगी. ठीक है, अब देखो, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने क्या बोला कि वेव की फॉर्म में जाएंगी, मतलब ऐसे.
कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल कोई गैप नहीं है बीच में, ठीक है। इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि ऐसे कॉन्टिन्यूस नहीं जाएगी, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट के रूप में जाएगी एनर्जी। जैसे मान लो मैं ये बनाऊं इस तरह से, इस तरह एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट है, इस तरह एक वेव में छोटे छोटे, मतलब एक वेव में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है, फैली होती है छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, और हर पैकेट को हम क्या बोलते हैं, इन पैकेट्स का नाम होता है क्वांटा। इसी को उसने क्या बोला, क्वांटा, जिसकी एनर्जी उसने दी थी E इज टू एच न्यू। अब देखो, अगर इस वेव को मैं इस पर लगा दूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ज्यादा हो गई, चलो कोई बात नहीं, मैं एक वेव बनाता हूं इसके नीचे, इसके नीचे मैं वेव बनाता हूं एक, ठीक है, इस तरह से बनाता हूं मैं वेव को। चलो पैकेट में दोबारा बना दूंगा, पैकेट जो है मैं दोबारा बना, तो देखिए अब पहले पूरी एक साइकिल कंप्लीट करते हैं। ये यहां से और यहां तक जब जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक क्रस्ट और एक ट्रफ, ये पूरा एक क्रस्ट और एक ट्रफ आ गया, तो यहां पर मेरी एक साइकिल पूरी होती है, यहां पर क्या होगा, एक साइकिल पूरी हो गई। फिर इसी तरह से मैं चलूंगा, यहां दूसरी साइकिल पूरी हो गई, यहां तीसरी साइकिल पूरी हो गई, और यहां मेरी चौथी साइकिल पूरी हो गई, ठीक है। तो 4 पूरी पूरी साइकिल आ रही है मेरे पास। तो इसने क्या बोला, मैं अब जैसे ये ऊपर ऊपर मैं क्या 4 क्वांटा बनाऊंगा, एक क्वांटा आ गया मेरे पास, दूसरा ये दिखा दूंगा, तीसरा ये आ गया मान लो, और चौथा वो आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इसने क्या बोला कि ये होते क्वांटा, और जो एक पूरी वेव है, एक क्रस्ट और ट्रफ, एक जो पूरी की पूरी वेव बनती है, उसको उसने बोल दिया कि इस पूरी एक वेव के अंदर एक क्वांटा एनर्जी है, फिर दूसरी वेव के अंदर दूसरी क्वांटा, इस तरह से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट है। तो उसने इस वेव को क्या बोल दिया कि यही क्या आपका पैकेट ऑफ स्मॉल एनर्जी है, मतलब स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो ये बात इसने बोली थी। अब यहां से थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं, इसने एक बात बोली है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनकी फ्रीक्वेंसी के। अब अगर यहां पे मैं एग्जांपल लेकर चलूं कॉस्मिक रेज का, गामा रेज का और एक्स रेज का, देखो जो कॉस्मिक रेज थी हमारे पास, कॉस्मिक रेज जो थी हमारे पास, उसकी फ्रीक्वेंसी थी 10 की पावर 24 तक जा रही थी वो, ठीक है। अगर बात करूं मैं गामा रेज की, तो आपका 20 तक भी जा रही थी वो, 10 की पावर, मैं अगर इसको 24 लेके चलूं, क्योंकि वहां 24 लिखा तो मैं 24 लेके चल देता हूं, ठीक है। ये 24 मान लो, इसको 20 मान लो, एक्स रे को आप मान लो कि यहां पे 10 की पावर 16 है, ये लिखी हुई है उनकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि अगर यहां पर ये टारगेट है तो एक सेकंड में 10 की पावर 24 इतने क्वांटा इसमें ट्रांसफर हो जाए, इतने क्वांटा इससे टकराएंगे। एक्सरे की बात करूं तो एक सेकंड के अंदर 10⁻20 क्वांटा इससे टकराएंगे। मतलब जो कॉस्मिक रेज की एनर्जी है ना, वो गामा रेज की एनर्जी से भी 10,000 गुना से भी और ज्यादा है। एक तरह से आप ये लगा के चलो, अगर मैं इनकी स्ट्रेंथ थोड़ा सा आपको समझाना चाहूं तो, मान लो कोई चेयर पे बैठा हुआ है, ठीक है, और आपने क्या किया, गामा रे का एक सोर्स है जहां से गामा रे निकाली, अब आराम से बैठो, आपने उसकी रीढ़ की हड्डी पे गामा रे डाली, बस थोड़ी सी देर डाली, बिल्कुल थोड़ी सी देर। अब जैसे उठेगा ना, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी मिलेगी। इतनी पावरफुल होती है, इतनी ज्यादा एनर्जी होती है गामा रेज के अंदर, ठीक है। और वो एनर्जी किसके कारण आती है, उनकी फ्रीक्वेंसी के कारण। उनकी फ्रीक्वेंसी, अगर मैं इसी को रिड्यूस करता 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 कहां पे ले जाऊं, रेडियो वेव्स तक लेके चला जाता हूं, तो रेडियो वेव की जो वेवलेंथ थी वो थी 10 की पावर 2, तो 8 तक पहुंचने के मुझे फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए, 10 की पावर 6। मतलब जो रेडियो वेव है ना, वो एक तरह से रेडियो वेव जो होती है उसमें एक सेकंड के अंदर 1,00,000 क्वांटा किसी पॉइंट से टकराता है। 1,00,000 क्वांटा जो है वो एक सेकंड में, पर सेकंड किसी पॉइंट से टकराते हैं, तो इससे उसकी एनर्जी बनती है। अब उसी के मुकाबले आप देख लो, अरबों खरबों खरबों गुना ज्यादा है कॉस्मिक रे जो है उसकी एनर्जी। इसीलिए इसको जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ऊपर ही एब्जॉर्ब हो जाती है, और वहां पे सेकंड के भी मिलियन 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 फ्रैक्शन टाइम तक ब्लैक होल बनता है। वो रुक नहीं सकता, रुकेगा तो अर्थ को खा जाएगा सारी की सारी को, ठीक है।
तो ब्लैक होल हर पल बनते रहते हैं हमारे अर्थ के जो ऊपर हमारा जो स्फीयर था, एक्सोस्फीयर था, वहां पे एक्सोस्फीयर, मेसोस्फीयर, जो ऊपर हमने बात की थी थोड़ा सा उसके बारे में, वहां पे बनते रहते हैं वो कॉस्मिक रेज, वहां तुरंत खत्म होते रहते, आ ही नहीं पाती हमारे पास तक। तो ठीक है, तो अब आप समझ चुके स्मॉल एनर्जी के पैकेट का मतलब क्या है, और हर एक वेवलेंथ क्या है, वो एक तरह मतलब हर एक जो वेव है वो क्या कर रही है, एक तरह से इसी पैकेट को लेके आगे चल रही है। फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। फ्रेंड्स, जितने आप लोग सशक्त होंगे उतना ही हमारा समाज और देश आगे बढ़ेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, मिलते हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जितना हो सके ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने पर ध्यान दीजिए। जय हिंद। When your heart is racing, racing at the speed of light.